नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कैसे बंगाल में हर छोटे बड़े चुनाव में हिंसा, हत्या और बमबाजी अब एक आदत बन गई है। चुनाव लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या पंचायत का, बंगाल बम बम क्यों हो जाता है। चौंकाने वाली तस्वीरों के साथ सत्ता की वीडियो गाइड बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बिपरजॉय तूफान की लेटेस्ट अपडेट के साथ न्यू इंडिया की सत्ता का साइक्लोन मैनेजमेंट दिखाएंगे। अब किसी तूफान के आने पर क्यों जानमाल का नुकसान कम होता है, कैसे मौसम वैज्ञानिक खतरे के सायरन पहले सुन लेते हैं, इस मैनेजमेंट का मोदी मॉडल क्या है। इसके बाद तमिलनाडु के बिजली मंत्री के आंसुओं की धार देखिएगा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वी सेंथिल को जब ईडी ने हिरासत में लिया तो मंत्री जी रोने लगे, कार में लेट गए, दर्द से चिल्लाने लगे। इसके बाद समर्थकों के हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच तमिलनाडु में हाई वोल्टेज सियासत शुरू हो गई। फिर मीठे आमों में घुली सत्ता की ऐसी कड़वाहट जिसकी वजह से 2500 पेटियों में रखे जर्दालू आम सड़ गए। ये आम हर साल बिहार सरकार की ओर से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और केंद्र के सभी मंत्रालयों को भेजे जाते थे। आज आम पर सत्ता की दिलचस्प कुंजी भी हम खोलेंगे। आपके लिए एक अच्छी खबर है, सरकार के दखल के बाद एयरलाइंस ने कई रूट्स की घरेलू उड़ानों के किराए में 60% तक की भारी कटौती की है। जैसे दिल्ली अहमदाबाद के बीच न्यूनतम D1 किराया सोमवार तक 60% था, वो अब घटकर 20% पर आ गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग की ओर से 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। शक्तिकांत दास को यह सम्मान महंगाई के मैनेजमेंट, कोविड-19 और ग्लोबल क्राइसिस में भारत के बैंकिंग सिस्टम को बेहतरीन तरीके से संभालने के लिए मिला है। खुदरा महंगाई दर घटने के बाद थोक महंगाई दर पर भी अच्छी खबर है। थोक महंगाई दर 3 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है और मई में यह घटकर 3.48% पर आ चुकी है। थोक महंगाई दर के घटने का सीधा असर आपकी ब्याज दरों पर पड़ सकता है। तो सत्ता में सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जो आजकल बम बम बंगाल बन गया है। पश्चिम बंगाल से बमबाजी की ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसे देखकर आप एक बार को कंफ्यूज हो जाएंगे कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हो रहे हैं या फिर गैंग्स ऑफ बंगाल टाइप फिल्म की शूटिंग चल रही है। वहां हालात ये हैं कि बिना ब्रेक के हिंसा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान नहीं किया बल्कि बम फेंकने की प्रतियोगिता शुरू कर दी हो। मनचाहे तरीके से बम फेंके जा रहे हैं, ना पुलिस का डर दिख रहा है ना किसी के जान जाने का। बाल्टियों में भर भर के बम फेंके जा रहे हैं। बंगाल से आई हिंसा की तस्वीरों को आज मिस नहीं किया जा सकता, इसलिए इस खबर में सत्ता की कुंजी से पहले तस्वीरों वाली कुंजी आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर कोलकाता के बाहरी इलाके भांगर की है। आरोप है कि कल जब कुछ लोग नामांकन करने के लिए जा रहे थे तो उन्हें रोकने के लिए बम फेंके गए। तस्वीरों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पत्थरों की तरह बम फेंके जा रहे हैं और ये सब इतनी आसानी से हो रहा है कि लोग वहां खड़े होकर देख भी रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। हालात यह है कि जब बम फेंके जा रहे हैं तो पुलिस को वहां से भागने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सोचिए कि यह तब है जब बंगाल चुनाव में धारा 144 लागू है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि इस धारा 144 की अहमियत है क्या। अब दूसरी तस्वीर देखिए। यह तस्वीर पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा की है। बांकुड़ा में 2 कारों में बम से भरा बैग बरामद हुआ। धमाका ना हो जाए उससे बचने के लिए शायद इसे पानी से भरी बाल्टी में रख दिया गया। ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी में बमों को नहलाया जा रहा हो। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल है कि जहां आम की तरह बाल्टी में बम रखे जाते हों वहां शांतिपूर्ण चुनाव क्या संभव है। अब तीसरी तस्वीर देखिए। यह तस्वीर साउथ 24 परगना के कैनिंग की है, जहां आज टीएमसी के 2 गुट नामांकन को लेकर एक बार फिर भिड़ गए। आरोप है कि एक गुट के नेता नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे थे, तभी टीएमसी के दूसरे गुट के नेता ने रास्ता रोक दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर हाथापाई और हंगामा हुआ। पुलिस को मौके पर पहुंची, लेकिन माहौल में तनाव बरकरार। बंगाल के 24 परगना में लगातार हो रही हिंसा के लिए टीएमसी ने इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी आईएसएफ को जिम्मेदार ठहराया है। टीएमसी का आरोप है कि आईएसएफ अलग अलग जगह पर हिंसा फैला रही है, जबकि आईएसएफ का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ता बमबाजी कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं। तो समझता हूँ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। भांगर ऐसा ही एक क्षेत्र है
जहां पर गुंडागर्दी बमबाजी चलते ही है। कितना सारे बम मरामत हुआ, शस्त्र मरामत हुआ इसके पहले, फिर भी सरकार का ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ISF was the party which attacked Trinamool workers. Several Trinamool workers have been injured, and cars of Trinamool Congress leaders have been vandalized. ये दूसरी बार, पिछली बार भी इसी प्रकार गुंडागर्दी हुई थी और चुनाव के समय में भी बैलेट बॉक्स गायब कर दिए गए थे, और ये इस बार फिर उसी प्रकार से गुंडागर्दी हो रही है। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए अभी 2 दिनों का समय बचा है और हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ था, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, तब से लेकर लगातार हिंसा जारी है। पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने 8 जून को पंचायत चुनाव का ऐलान किया था। 15 जून नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। अगले महीने 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग, 11 जुलाई को काउंटिंग इसकी होगी। यानी पूरे 1 महीने पश्चिम बंगाल में हिंसा का आशंका जताई जा रही है। बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम तीनों दलों ने सुरक्षित और स्वच्छ चुनाव के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की मांग की है, जिससे बंगाल सरकार सहमत नहीं है। वैसे पश्चिम बंगाल पुलिस भले ही इन बमबाजों को रोकने में नाकाम दिख रही हो, लेकिन 2245 पुलिसकर्मी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा में अभी भी तैनात हैं। बाकी राज्य में भले ही बम चल रहे हों, लेकिन अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा बंगाल पुलिस पूरी निष्ठा से कर रही है। सोचिए बंगाल के हालात क्या हैं। लोकतंत्र में सबसे प्राइमरी स्टेज का चुनाव पंचायत चुनाव होता है। इसमें सबसे पहले चुनाव का ऐलान और नॉमिनेशन होता है, और यहीं पर बमबाजी की जा रही है। बमबाजों के हौसले अपने आप बहुत ज्यादा बुलंद नहीं होते, किसी न किसी का संरक्षण या लापरवाही उसमें जरूर होती है, तभी हिंसा होती है। इस मामले में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है। उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का इस तरीके के मजाक ना उड़े। और अब बात उस सत्ता की जहां मौजूदा दौर में बेईमानी सबसे बेसिक फॉर्मूला है, जहां कई नेता और मंत्री मलाईदार पद वाली कुर्सी पर बैठते हैं, नियम कायदों की पुड़िया बनाकर किसी फाइल में दबाते हैं और फिर सत्ता की हनक में लाखों करोड़ों का खेल हो जाता है। इसे कानून की डिक्शनरी में भ्रष्टाचार कहा जाता है। लेकिन करप्शन के आरोपों से घिरे ऐसे ही नेताओं के गिरेबान तक जब कानून के लंबे हाथ पहुंचते हैं, तो अक्सर इनका एक सेट डायलॉग होता है, हमारे खिलाफ साजिश हुई है, हमें फंसाया जा रहा है, यह मामला राजनीतिक है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि गिरफ्तारी की तलवार लटकती देखकर दिल में दर्द उठने लगता है और आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। हम आपको तमिलनाडु से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जिन्हें लेकर सियासत का सेंसेक्स इस वक्त बहुत हाई है। ये तस्वीर तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल को हिरासत में लिए जाने के वक्त हुए हाई वोल्टेज ड्रामे की है। मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी ने तमिलनाडु के बिजली मंत्री से पहले कई घंटे की पूछताछ की और फिर उन्हें हिरासत में ले लिया। लेकिन जैसे ही सेंथिल बालाजी को ईडी की टीम ने गाड़ी में बिठाया, वो फूट फूट कर रोने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, अपने दिल पर हाथ रखकर बैठ गए। और फिर नौबत ये आ गई कि जो ईडी वी सेंथिल को प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में ले जाने वाली थी, वो उन्हें अस्पताल लेकर भागने लगी। इसके बाद वी सेंथिल को चेन्नई के ओमंदुरा सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें आईसीयू में ले जाने की स्थिति आ गई और अब दावा किया जा रहा है कि उन्हें चेकअप के बाद बाईपास सर्जरी कराने की सलाह दी गई। वैसे मंत्री जी की गिरफ्तारी कैश फॉर जॉब्स केस में हुई है। मामला राज्य के परिवहन विभाग में नौकरी के बदले पैसे लेने से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि साल 2011 से 2016 के दौरान जिस वक्त ये भ्रष्टाचार हुआ, वी सेंथिल AIADMK शासन में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। लेकिन बिजली मंत्री की गिरफ्तारी पर तमिलनाडु में नई राजनीतिक चिंगारियां निकल रही हैं। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है और केंद्र पर सुरक्षा एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया, जबकि बीजेपी का कहना है कि उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। इस हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामे की
अब इस न्यूज रील को देखिए। और भ्रष्टाचार में जिस प्रकार से वो लिप्त हैं, जिस प्रकार से पैसा रीरूटिंग किया है, कोई अधिकार नहीं उनको कि वह मंत्रालय में रहें, और अपेक्षा करते हैं कि स्टालिन साहब इस बात की चिंता करेंगे कि उनको मंत्रालय से बर्खास्त करें और वह उनके पक्ष में खड़े ना दिखें, वो भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़े ना दिखें। डीएमके का एक अच्छा मिनिस्टर और उसको रातों रात पकड़ने की क्या आवश्यकता थी? कि भाजपा अपना फुटहोल्ड पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और ये हद की भी अब पराकाष्ठा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को एक हिदायत देना चाहती है कि विपक्ष के नेताओं पर ईडी सीबीआई छोड़कर अगर आपको लगता है कि आप विपक्ष समाप्त कर देंगे या उन राज्यों में खूब वोट बटोर लेंगे तो आपको बिल्कुल गलत लगता है। ये जॉब फॉर ब्राइड्स, जॉब फॉर लैंड, जॉब फॉर करप्ट कैश का जो मॉडल सामने निकल कर आया है, इसका परिचय केवल तमिलनाडु में ही नहीं, जहां पर सेंथिल बालाजी गिरफ्तार हुए हैं, इसका परिचय तो हमें बंगाल में भी दिखता है। वैसे दिलचस्प बात यह भी है कि आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन सेंथिल बालाजी को राजनीतिक साजिश में फंसाए जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो खुद कभी सेंथिल को भ्रष्टाचारी छवि वाला नेता बता चुके हैं। आज सत्ता की कुंजी तैयार करते वक्त हमें स्टालिन का 2016 वाला वो बयान भी मिला जब वो राज्य में विपक्ष के नेता हुआ करते थे। तब उन्होंने लूटपाट, भ्रष्टाचार, अपहरण और जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए सेंथिल बालाजी को जेल में डालने का वादा किया था। लेकिन मजे की बात यह है, तब सेंथिल AIADMK में हुआ करते थे और अब वो स्टालिन की DMK में आ चुके हैं। इसलिए आज सवाल यह भी उठता है, क्या पार्टी बदलने से भ्रष्टाचार के दाग धुल जाते हैं? आखिर ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें जाते ही करप्शन वाले काले धब्बों पर सफेदी की चमकार चढ़ जाती है? இந்த மாவட்டத்தில் ஒருத்தர் இருந்தார், அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி. அவரை பத்தி சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஏற்கனவே 15 முறை அமைச்சரவை மாத்தினப்போ இவரை மட்டும் மாத்த மாட்டாங்க, அந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியத்துவமான அமைச்சராக இருந்தார். ஆக இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அவர் மட்டும் இல்ல, ஒட்டுமொத்தமாக பாலாஜியினுடைய தம்பி இந்த கரூர் மாவட்டத்தை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வச்சிருக்கிறாரு. கட்டுப்பாடுனா கொள்ளையடிக்கிறதுல, ஊழல் செய்யறதுல, லஞ்சம் வாங்குறதுல அந்த கட்டுப்பாட்டில் வச்சிருக்கிறாரு. सत्ता में अब बात करते हैं ऐसे तूफानी संकट की जो तेजी से हिंदुस्तान की ओर बढ़ रहा है। अरब सागर में उठे तूफान बिपरजॉय के गुजरात से टकराने में सिर्फ कुछ घंटे रह गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बिपरजॉय तूफान कल शाम गुजरात के जखाऊ पोर्ट से टकराएगा। उस वक्त उसकी रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा होने का अनुमान है। गुजरात से महाराष्ट्र तक तूफान का असर दिखाई दे रहा है। गुजरात के 6 जिले इस समय अति सावधान मुद्रा में हैं। कहीं तेज हवाएं चल रही हैं, कहीं पेड़ उखड़ रहे हैं, कहीं बारिश हो रही है। समंदर की लहरों में उफान है, जगह जगह हाई टाइड है। आप टीवी स्क्रीन पर तूफान से खतरे की आहट वाली अलग अलग तस्वीरों को देख रहे हैं, लेकिन तबाही अलर्ट के बीच तूफान से निपटने की युद्ध स्तर तैयारी हो रही है। अगर पिछले कुछ सालों में भारत पर आए तूफानी संकट पर आप गौर करेंगे तो ये जरूर मानेंगे कि भारत ने हाईटेक डिजास्टर मैनेजमेंट से तूफान की ताकत को कंट्रोल कर लिया है। इस बार भी तैयारी कुछ ऐसी ही है। गुजरात सरकार ने कच्छ सौराष्ट्र में 7 जिलों से 38,000 से ज्यादा लोगों को निकालकर शेल्टर होम में भेज दिया है। समुद्र तट से 10 किलोमीटर की सीमा में लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। गुजरात में 15 जून के लिए रेड अलर्ट जारी है। NDRF की 12 टीमों को तैनात कर दिया गया है। वहीं 15 टीमों को स्टैंड बाय पर भी रखा गया है। कोस्ट गार्ड, आर्मी और नेवी की रेस्क्यू और रिलीफ टीमों को भी तैयार रखा गया है। ये तैयारी इसलिए है क्योंकि वक्त रहते तूफान के खतरे को भांप लिया गया है। वक्त रहते तटीय इलाकों से लोगों को हटा लिया गया है। कुछ सेकंड की तूफानी न्यूज रील में बिपरजॉय तूफान की ताकत और इससे निपटने की तैयारी को देखते हैं। इस तूफान की सबसे नजदीकी रिपोर्टिंग और वीडियो गाइड आपको सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर ही देखने को मिलेगी। What's going
पवन चक्कियों की तस्वीरें देखिए। ये वो पवन चक्कियां हैं जहां से पावर जनरेशन का काम सबसे ज्यादा होता है गुजरात के कच्छ में, लेकिन एहतियातन इन पवन चक्कियों के पंखों को बंद कर दिया गया है। ये तूफान इतना तेज है कि हमारे आदमी कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ देखते हैं और बोटें आपस में टकरा के टूट रही है, बहुत नुकसान हो रहा है। इस वक्त हम ओखा पोर्ट पे मौजूद हैं। ये वो जगह है जहाँ से बेट द्वारका के लिए लोग आते हैं और यकीन मानिए आम दिनों में यहाँ तिल रखने की जगह नहीं होती है। इतनी सारी नावें खड़ी होती हैं और वहाँ पे एक अच्छी खासी आबादी भी है, लेकिन इस पूरे साइक्लोनिक वेव की वजह से यहाँ से सब कुछ बंद किया गया है। गांव में खतरा बरकरार है, डर लग रहा है? डर बहुत है सर, डर बहुत है। कल तूफान यहाँ पर प्रभावित कर सकता है, कच्चे मकान बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है, खतरे बहुत मटर है। सबको छोड़ना पड़ा है, घरों को छोड़ना पड़ा, जाल को छोड़ना पड़ा, बोटों को छोड़ना पड़ा। पूरा का पूरा गांव खाली हो रहा है क्योंकि अब इस गांव में 1 मिनट भी रहना खतरे से खाली नहीं है। और टूटी हुई दुकानों से आप अंदाजा लगाइए कि जब अभी 24 घंटे का वक्त बाकी है उसका असर यहाँ पर दिखने लगा है। जो समंदर की सुरक्षा के लिए बीएसएफ की टुकड़ियों को तैनात किया गया है उन कैंप पर भी असर दिखने लगा है। सबसे पहले ये चौकी देखिए, पूरी तरह से आपको खाली नजर आएगी। स्थानीय ग्रामीण यहाँ पर हैं जो इधर से गुजर रहे हैं। बारिश आ चुकी है, इतने बड़े तूफानी हवा के बीच भी लोग लगे हुए हैं और लहरों से जूझते हुए अपनी नाव को किनारे पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। महातूफान बनकर गुजरात की ओर बढ़ रहा बिपरजॉय विनाशकारी ना हो, इसके लिए द्वारका में स्थित द्वारकाधीश मंदिर पर एक और ध्वज लगाया गया है। परंपरा के अनुसार सोमनाथ के द्वारकाधीश मंदिर के मुख्य शिखर पर 5 बार ध्वज बदला जाता है, लेकिन मंगलवार से यहां ध्वज नहीं फहराया गया, इसलिए नीचे 2 ध्वज फहराए गए हैं। दरअसल 2 ध्वज एक साथ फहराने के पीछे एक मान्यता है। कहा जाता है कि इससे आपदा टल जाती है। अब मंदिर प्रशासन ने तय किया है कि 17 जून तक मुख्य शिखर पर नया ध्वज नहीं लगाया जाएगा। मंदिर के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। भारत में आपदा प्रबंधन को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिला है। पहले की सरकारों की अप्रोच आपदा के बाद राहत की होती थी। आज की अप्रोच आपदा से पहले ही तैयारियां करके जीरो कैजुअलिटी की है, ताकि किसी की जान ना जाए। मोदी सरकार ने इस दिशा में बहुत बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव कैसे आया, इसे कुछ बिंदुओं से समझिए। इसका पहला आधार एक मजबूत अर्ली वार्निंग और फर्स्ट रेस्पॉन्डर व्यवस्था है, जिसे लागू करने से बहुत सफलता मिली है। इससे लोगों को पहले ही सूचित करके आपदा के लिए सचेत किया जाता है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है। मौजूदा तूफान कल तट से टकराएगा, लेकिन यह काम पहले ही हो चुका है। गुजरात में यह काम युद्ध स्तर पर जारी है ताकि किसी की जान ना जाए। आपदाओं से निपटने के लिए फरवरी 2021 में नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड यानी एनडीएमएफ का गठन किया गया था। एनडीएमएफ के अंतर्गत 13,693 करोड़ रुपए की रकम का आवंटन किया गया है, जिससे राहत कार्यों में फंड संबंधी पुरानी दिक्कतें दूर हुई हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ की सक्रियता बढ़ाई गई है। एनडीआरएफ की टीमें अब देश के 28 शहरों में रीजनल रिस्पांस सेंटर के तहत काम कर रही हैं। सभी राज्यों में एसडीआरएफ का गठन किया गया है। आपदा को नियंत्रित करने के लिए आपदा मित्र योजना की शुरुआत की गई है। इसे 350 से ज्यादा डेंजर जोन वाले जिलों में लागू किया गया है। आपदा मित्र योजना का टारगेट 1 लाख से ज्यादा युवा वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित करना है, ताकि संकट के समय में मदद करने और राहत पहुंचाने वाले हाथ कभी कम ना हो। इसके अलावा कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल यानी कैप, जिसे गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2021 में शुरू किया था, इसके जरिए मोबाइल फोन के जरिए आपदा का तत्काल अलर्ट देने का काम शुरू हुआ है। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति से 41 करोड़ रुपए खर्च करके डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम की शुरुआत हुई है। आपदा प्रबंधन के काम को हर क्षेत्र में आसान बनाने के लिए विश्वविद्यालयों को इससे जोड़ा गया है। इंडियन यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की स्थापना भी की गई है। अब तक देश के 101 विश्वविद्यालयों को इससे जोड़ा जा चुका है। मोबाइल एप्लीकेशन वाली सुविधा शुरू हुई है, जिसके तहत मौसम ऐप के जरिए आम जनता के लिए दैनिक मौसम की जानकारी, पूर्वानुमान और चक्रवात, भारी वर्षा, गर्मी की लहर और शीत लहर को लेकर अलर्ट दिया जाता है। मेघदूत ऐप के जरिए किसानों को मौसम की जानकारी देने के लिए
और दामनी ऐप को बिजली गिरने की चेतावनी देने के लिए शुरू कर दिया गया है। ये बड़े बदलाव हैं जिनका असर देखने को मिल भी रहा है। अब आपदाओं में मरने वाले लोगों की संख्या 98% कम हो गई है। पिछले कुछ सालों में कैसे आपदा प्रबंधन को बजट वाला बूस्टर मिला है, ये भी देखिए। साल 2005-06 से 2013-14 तक एसडीआरएफ के लिए 35,858 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, जबकि एनडीआरएफ के लिए 25,036 करोड़ का बजट था। वहीं 2013-14 से 2022-23 तक की बात करें तो एसडीआरएफ के लिए 1,07,940 करोड़ रुपए जारी हुए, जो 3 गुना ज्यादा थे, जबकि एनडीआरएफ के लिए 76,709 करोड़ रुपए जारी हुए, ये भी पहले के मुकाबले 3 गुना ज्यादा था। तो आज से करीब 53 साल पहले भोला नामक एक तूफान आया था। 11 नवंबर 1970 को बंगाल की खाड़ी से उठे इस चक्रवाती तूफान ने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जमकर तबाही मचाई थी। इसे आज भी भारत का सबसे खतरनाक चक्रवात माना जाता है। ये तूफान दुनिया की सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदाओं में गिना जाता है। इसकी वजह से करीब 5 लाख लोगों की जान चली गई थी। ये तूफान कितना भयानक था, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस साइक्लोन की वजह से 8 और 9 नवंबर को अंडमान निकोबार द्वीप में जोरदार बारिश हुई। 12 नवंबर को इस चक्रवात में 5,500 टन का MV महाजगमित्रा नामक जहाज तक डूब गया था। इस जहाज पर सवार सभी 50 लोगों की मौत हो गई थी। ये जहाज कोलकाता से कुवैत जा रहा है। इस पुरानी घटना का विश्लेषण करने और आज से तुलना करने पर पता चलता है कि आपदा से निपटने के लिए तैयारी कितनी जरूरी है। प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन अगर इनसे बचने के लिए पहले ही पूरा जोर लगाकर तैयारी कर ली जाए तो जान माल का नुकसान बहुत कम हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में तूफानों की संख्या बढ़ गई है, प्राकृतिक आपदाएं पहले से और भयानक हुई हैं। ऐसे में तैयारी ही बचाव है। पश्चिमी देश इसी फॉर्मूले पर चलकर सफलता हासिल करते नजर आ रहे हैं। अब भारत भी उसी श्रेणी में आ गया है। उम्मीद है भविष्य में भारत आपदाओं से और बेहतर तरीके से निपट पाएगा। सत्ता में अब बात करते हैं आम की, जो इस वक्त बिहार की राजनीति में खास चर्चा का विषय बन गया है। बिहार के भागलपुर का मशहूर जर्दालू आम केंद्र और राज्य सरकार की राजनीतिक दुश्मनी का शिकार हो गया है। बिहार में राज्य सरकार और केंद्र सरकार में इस बार सियासी रंजिश इस कदर बढ़ गई है कि सैकड़ों क्विंटल जर्दालू आम सड़ रहा है। दरअसल साल 2007 से ही एक परंपरा रही है कि बिहार सरकार की ओर से हर साल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को वहां का मशहूर जर्दालू आम भेजा जाता रहा है, लेकिन इस बार 15 साल पुरानी ये परंपरा टूट गई है। यानी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच की राजनीतिक कड़वाहट जर्दालू आम की मिठास पर भारी पड़ गई है। अंजाम ये हुआ कि सैकड़ों क्विंटल आम अब सड़ रहे हैं और आम के नाम पर राजनीतिक रंजिश सरेआम हो गई। बिहार के लोग पहले ही अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं और आम कितना पसंद किया जाता है ये इससे हर कोई वाकिफ़ है। अब क्या इसके पीछे टेक्निकल पहलू एस्पेक्ट है वो तो पता करने की चीज़ है, लेकिन बिहार वासी केंद्र की सरकार से हमेशा ये सवाल ज़रूर पूछते रहेंगे कि आम की मिठास आपके जीवन में घोलने के लिए तो हर बिहार वासी तैयार है, लेकिन विकास की मिठास आप लोग कब घोलेंगे? पैक हुआ और उसके बावजूद जो है से बक्से में बंद आम रह गए और बिहार सरकार ने इसकी इजाज़त नहीं दी। अरे राजनीतिक द्वंद्वता होती है, लेकिन राजनीतिक द्वंद्वता में बिहार की पहचान को समाप्त करना ये कहाँ का न्याय है? मुझे लगता है कि ये सरकार पूरी तरह से अक्षम हो गई है। इस सरकार को अब जो है से इस राज्य की गरिमा से कोई मतलब नहीं रह गया है। आम के मौसम में किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हो, शादी के बाद बहू घर आ रही हो या बेटी विदा होकर जा रही हो, साथ में आम का थैला या टोकरा होता ही है। मतलब आम हिंदुस्तान के कल्चर का एक हिस्सा है और राजनीति में मैंगो डिप्लोमेसी लगातार होती रही है। प्राचीन भारत में अलग अलग राज्यों के बीच भेंट भेजने का चलन था और इन भेंटों में भी आम भेजना प्रचलित था। वो परंपरा आज भी जारी है। कुछ दिन पहले की बात है, राजनीतिक टकराव और कड़वाहट के बावजूद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को गिफ्ट में आम भेजे थे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ममता ने पीएम मोदी को आम भिजवाए हों। ममता लगातार ऐसा करती आई हैं। ममता बनर्जी ने तोहफे में ये आम पीएम मोदी के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को भी भेजे। आम भेजने और आम मांगने की परंपरा पर एक मजेदार घटना के बारे में आपको बताता हूं। मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी को आम बहुत पसंद थे। एक बार अपने एक दोस्त मुंशी निसार हुसैन के नाम उन्होंने एक खत लिखा जिसमें आम के सीजन में आम भेजने की दरखास्त थी। उनका शेर सुनिए। नामा ना कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए। मालूम ही है आपको बंदे का एड्रेस, सीधे इलाहाबाद मेरे नाम भेजिए।
जाहिर है ये शायर की भाषा है, किसी नेता की नहीं, इसलिए इसमें मिठास है। वैसे आम का इतिहास भी काफ़ी मीठा रहा है। इस पर आपको एक छोटी सी रील दिखाते हैं। आम पर सत्ता की इस कुंजी में तथ्यों की मिठास है। आम के मैंगो वाले नाम की कहानी दिलचस्प है। कहा जाता है तमिल में आम को मंगा यानी मानकई कहा जाता है। सन 1510 में जब एक पुर्तगाली वारथेमा ने दक्षिण भारत में फल चखा तो उसने इस दुर्लभ फल के लिए स्थानीय नाम उधार ले लिया और मंगा यहीं से अंग्रेजी का मैंगो बन बैठा। इसी से अंग्रेजी में मैंगो का जन्म हुआ। पुर्तगालियों ने इस शब्द को सर माथे लिया। आमों की प्रजाति को मैंगीफेरा कहा जाता है क्योंकि आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। आम की लगभग 70 प्रजातियां हैं। इसे भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस में राष्ट्रीय फल माना जाता है। बांग्लादेश में इसके पेड़ को राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा मिला है। लेकिन आम की आत्मा का वास भारत में ही है। दुनिया के आधे से ज्यादा आम भारत में ही उगाए जाते हैं। शायरों और कवियों की दुनिया में आम का प्रभाव बहुत ज्यादा है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को आम बेहद पसंद थे। उन्होंने आम के बौर पर एक कविता लिखी है, आमेर मंजरी। इस कविता को पढ़ते हुए आम की मिठास आत्मा में उतर जाती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कह गए हैं, जिस साल आम नहीं खाया उस साल को उम्र से कम कर देना चाहिए। एक बार रविंद्रनाथ टैगोर चीन गए थे। वहां उन्हें आम खाने को नहीं मिला। उन्होंने अपने एक साथी से मजाक में कहा, देखिए मैं जितने दिन तक जीऊं उसका हिसाब कर लेने के बाद उसमें से 1 साल कम कर दीजिएगा, क्योंकि जिस साल आम खाने को नहीं मिला उसको मैं व्यर्थ समझता। मिर्जा गालिब आमों के मुरीद थे। आम के खिलाफ कोई भी टिप्पणी उनकी बर्दाश्त से बाहर थी। अमीर खुसरो सूफी कवि थे। उन्होंने अपने काव्य में आम की खूब तारीफ की। इसे फख्रे गुलशन नाम दिया। साहित्य, धर्म और दर्शन में दिलचस्पी रखने वाले लोगों ने आम्रपाली का नाम जरूर सुना होगा। आम्रपाली वैशाली की नगर वधू थी। वो एक अनाथ बच्ची थी जिसे आम के पेड़ के नीचे पाया गया था, इसीलिए उसका नाम आम्रपाली रखा गया। और सत्ता में अब बात करते हैं एक ऐसी चौंकाने वाली स्टडी की जो आपको जिंदगी से आपकी जुड़ी हुई है। पिछले कुछ महीनों में हार्ट अटैक बहुत ही कॉमन हो गया है। ये सिर्फ बुजुर्ग और बीमारों को ही शिकार नहीं बना रहा है, बल्कि कुछ ऐसी हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं जिससे कम उम्र के स्वस्थ लोगों की हार्ट अटैक से मिनटों में जान चली गई। इस स्टडी के मुताबिक लोगों को सोमवार को ही ज्यादा हार्ट अटैक क्यों आते हैं? ब्रिटेन के मैनचेस्टर में BCS सम्मेलन में एक रिपोर्ट पेश की गई जिसके मुताबिक सोमवार को दिल का दौरा पड़ने की आशंका 13% ज्यादा होती है। सबसे डराने वाली बात, सोमवार को सुबह सुबह गंभीर हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। गंभीर हार्ट अटैक को स्टेमी भी कहा जाता है। स्टेमी का मतलब होता है ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। ऐसे हार्ट अटैक में मुख्य कोरोनरी आर्टरी पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है। स्टडी में कहा गया कि सप्ताह की शुरुआत में स्टेमी के मामले अधिक होते हैं। सोमवार को इसका उच्चतम दर होता है, मतलब खतरा ज्यादा होता है। स्टडी में यह भी देखा गया कि रविवार को इसके मामले काफी कम रहे। इसकी मुख्य वजह तो नहीं बताई गई, लेकिन नींद या जागने के चक्र को लेकर आशंका जताई गई है। यह स्टडी आयरलैंड के 10,528 रोगियों के डेटा का विश्लेषण करते हुए तैयार हुई। साल 2013 से 2018 के बीच के गंभीर मामलों पर स्टडी की गई थी। ये रिपोर्ट चौंकाने वाली है, लिहाजा इसकी गंभीरता को समझते हुए हमने एक्सपर्ट्स की राय के साथ एक रील तैयार की है। पहले एक्सपर्ट्स की राय जानते हैं, फिर आगे आपको बताएंगे कि आखिर हार्ट अटैक का सोमवार कनेक्शन है क्या। रिसेंट स्टडी आई है ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन से, जिसमें देखा गया है कि मंडे को अर्ली मॉर्निंग अटैक्स की तादाद अधिक होती है। इसको मैनियक मंडे भी कहा गया है, क्योंकि सारे हफ्ते का जो बैकलॉग होता है 2 दिन की छुट्टी के बाद, वो बिल्कुल पेशेंट जब घर से मरीज़ निकलता है या एक आदमी काम करने निकलता है तो उसके मन पे एक सवार होता है भूत कि आज मुझे इतना बड़ा काम ख़त्म करना है जो 2 दिन का पेंटअप काम है। ये दिल की 3 धमनियाँ होती हैं जो हार्ट के ऊपर चलती हैं। एक आगे चलती है LAD, इसकी ब्रांच पीछे जाती है सर्कम्फ्लेक्स, और एक राइट साइड में चलती है जिसको हम राइट कॉरोनरी आर्टरी कहते हैं। इन 3 धमनियों में जब अंदर सालों साल चिकनाई युक्त अधिक पदार्थ खाने से प्लाक बनते हैं, वो प्लाक के फूटने से धमनी का प्रवाह पूरी तरह से बंद हो जाता है। और हार्ट अटैक तभी होते हैं जब धमनी 100% बंद हो जाती है।
और डायबिटीज़ हार्ट अटैक्स का बहुत प्रमुख कारण है, प्रीमेच्योर हार्ट अटैक्स का, जो एक उम्र से पहले होते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, जब हार्ट अटैक 50-60 के बाद होने चाहिए, यानी कि इट्स अ पार्ट ऑफ एजिंग, हमारे देश में वो 40 के युवकों को होता है। खान पान का सिस्टम क्या है आपके घर में? आप हमेशा जोमेटो से या किसी ऐप से खाना मंगाते हैं, घर का खाना नहीं अच्छा लगता है आपको, और तली हुई चीज़ें बहुत खाते हैं, समोसा, पूड़ी, जैसे हमारे आंचलिक जगहों में आमतौर से सुबह का नाश्ता कचौड़ी और सब्ज़ी और दही होता है। ये सब आपकी धमनियों में जमा होते हैं सालों साल, और एक उम्र से पहले हार्ट अटैक हो जाते हैं। हार्ट अटैक ऐसा शब्द है जिसका नाम सुनते ही हर इंसान डर जाता है। डरने की वजह वो वीडियो, वो खबरें, वो पिछले कुछ महीनों से आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो देखी होंगी, सुनी होंगी। कभी डांस करते करते शख्स गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। कभी जिम ट्रेनर को कुर्सी पर बैठे बैठे अचानक हार्ट अटैक आया और उसकी जान चली गई। कभी क्रिकेट के मैदान पर गेंद फेंकने से पहले खिलाड़ी को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। सवाल है, इतने हार्ट अटैक आते क्यों हैं? इस सवाल का माकूल जवाब अब तक मिला भी नहीं है। अब हार्ट अटैक का सोमवार वाला कनेक्शन हैरान करने वाला है। ऐसा नहीं है कि ऐसी रिपोर्ट पहली बार आई हो, इससे पहले भी इस तरीके की यूरोपियन जर्नल ऑफ एपिडेमोलॉजी में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक सोमवार को पुरुषों में हार्ट अटैक आने का जोखिम 20% ज़्यादा होता है। वहीं सोमवार को महिलाओं में यह जोखिम 15% ज़्यादा होता है। ये स्टडी 16 देशों के 16 लाख से भी ज़्यादा लोगों के डेटा पर आधारित है, यानी सोमवार को हृदयाघात वार भी कह सकते हैं आप। सवाल यह है कि सोमवार को ऐसा क्या होता है कि हार्ट अटैक ज़्यादा आता है? इतना तो सब जानते हैं कि हार्ट अटैक की बड़ी वजह लाइफ स्टाइल होती है। ऐसी ही कुछ वजहों को कुछ पॉइंट्स से समझते हैं। सोमवार को स्ट्रेस ज़्यादा होता है, नींद पूरी ना होने और खान पान में गड़बड़ी की आशंका रविवार को ज़्यादा होती है, उसका बुरा असर सोमवार को होता है। रिसर्च में यह भी बात सामने आई कि सोमवार को भी एकदम सुबह सुबह दिल का दौरा पड़ने का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। जो लोग पहले से मरीज हैं या जिनका हृदय और रक्त संचार सामान्य नहीं है, उनके लिए सोमवार को तनाव के कारण बढ़ा हुआ ये दबाव कई मामलों में जानलेवा हो जाता है। जो लोग ज़्यादा देर तक काम करते हैं, दफ्तर में ज़्यादा तनाव में काम करते हैं, वो भी सोमवार वाले हार्ट अटैक की आशंकाओं को सीरियसली लें। शराब या सिगरेट पीते हैं तो तुरंत इन आदतों से दूरी बना लें। जो लोग मोटापे के शिकार हैं, वो भी ज़्यादा जोखिम ना लें। सोमवार का दिन उन पर भी भारी पड़ सकता है। सोमवार और हार्ट अटैक के कनेक्शन वाला ये रिसर्च सीधे सीधे लाइफ स्टाइल पर ध्यान देने का संकेत देता है। आपको खासतौर पर रविवार को थोड़ा संभल कर खाना पीना है, वजन को भी कंट्रोल में रखना है और रेगुलर चेकअप कराते रहना है, ताकि दिल की बीमारी आपको अचानक शॉक ना दे। ओह, तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने न्यूज़ मित्रों से हमारी ये न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।